हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनली आईएएस। डेट है आज की 21 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में। फटाफट से आज के आर्टिकल्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल अगेन कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है। कोविड वैक्सीन क्या है ये? इस आर्टिकल में बस एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका अब जाके दिमाग खुला है कि जो थर्ड फेज के ट्रायल्स होते हैं, इसमें हम लोग हज़ार हज़ार वॉलंटियर या फिर हज़ारों के तादाद में जो वॉलंटियर्स लेते थे, अब वो मिल तो रहे नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसके पिछले वाले हफ्तों में हमने पता नहीं कितनी बार इसको डिस्कस कर लिया, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। आप लोग भी बोर हो चुके होंगे सुनते सुनते। तो जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच है क्या? अब दिमाग खुला है इनका, लेकिन दिमाग खुलने के बाद भी इनके पास कोई आंसर्स नहीं है। इन्होंने एक संभावना जताई है कि एक mRNA होता है। क्या ये इससे रिलेटेड कुछ एक नई थ्योरी बन सकती है जिसके बेसिस पर हम डायरेक्टली बोल दें कि हाँ, कोविड वैक्सीन कारगर होगा? बस इतना ही है, लेकिन अभी श्योर नहीं है। इसीलिए ये आर्टिकल, जब ये श्योर हो जाएंगे ना ये लोग, फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये वाला जो है, ये ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का मिला के ये आर्टिकल है। ये एक ऐसे प्लेस के बारे में बात करता है जिसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसका नाम है मौसिन राम। आप लोगों ने सुना होगा, चेरापूंजी के अंदर एक छोटा सा जगह है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? कहाँ होती है? मौसिन राम में होती है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक साल में 10,000 mm से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन पिछले 1901 से लेकर 2021, मतलब कि लगभग 120 साल की स्टडी में ये पाया जा रहा है कि ये जो 10 साल के बाद अगर हम लोग रिकॉर्ड करें ना ये रेनफॉल, तो ये थोड़ा कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है? तो ये बोल रहा है कि 10 साल में 0.42 mm ऑफ रेनफॉल कम होता जा रहा है। आप लोग बोलेंगे कि सर आप भी मजाक कर रहे हो, कहाँ 10,000, कहाँ 0.42, कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है गलती से हो गया हो। लेकिन नहीं, देखो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वन ऑफ द सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में काउंट होते हैं। मतलब कि जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस का प्रभाव हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पड़ने लगेगा या पड़ रहा है, इसमें तुरंत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ का जो ये चेंज बता रहा है ना, ये एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर ये और खतरनाक हो सकता है। तो हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि हमारे पूरे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम इनको डिग्रेड कर रहे हैं। तो वो जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट हम अपने किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, वो मियर एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के ना रह जाए, हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकें। उसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और हम सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ये स्टडी कंडक्ट कर रहा था कि क्लाइमेटिक चेंजेस कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी का एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें इन्होंने ये बताया कि हर 10 साल पर ये जो मौसिन राम का रेनफॉल है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस इन्होंने बताए। कौन कौन से? सबसे पहला रीज़न उन्होंने बताया कि भाई देखो, ये जो इंडियन ओशन टेम्परेचर है, ये दिन पर दिन जो चेंज होता जा रहा है, इस चेंज के कारण यहाँ पर रेनफॉल में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा रीज़न इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो वेजिटेशन का एरिया था, वो वेजिटेशन का एरिया दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ऐसा बोल रहे हैं कि लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर हर साल कम हो जाता है। और इसके जगह पर लोग क्या करते हैं? लोग कर रहे हैं क्रॉपलैंड एरिया बढ़ा दे रहे हैं। क्रॉपलैंड एरिया लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि हर साल बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन, मतलब कि लोग घर बना रहे हैं अपना। तो ये सारे जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, उससे रेनफॉल में गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं यहाँ पर। साथ ही साथ इन्होंने एक और रीज़न कोट किया कि यहाँ पर जो हम लोग पहले ट्रेडिशनल वेज ऑफ कल्टीवेशन हम करते थे, जैसे आप सब ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर झूम कल्टीवेशन होता है, या फिर जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिन पर दिन चेंज होते हुए जा रहा है। मतलब ट्रेडिशनल वेज जो था वो चेंज होता जा रहा है। पांचवा, यहाँ पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस के नाम पर और भी रीजंस इन्होंने बताए। घर वर बना ले रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, तो इससे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब का इफेक्ट कितना ड्रास्टिक हो सकता है? तो ड्रास्टिक देखो यही है कि इंडो गंगेटिक प्लेन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में काउंट होता है। और इसमें चेंज आना मतलब कि आगे बहुत बड़े खतरे का इंडिकेशन है। सॉल्यूशन के नाम पर इनका ये कहना है कि देखो, टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच हम लगा सकते हैं। एक तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो भी वेजिटेशन में कमियाँ आ रही हैं उनको सही करेंगे, मतलब सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को हम वापस से लेके आएंगे। साथ ही साथ इनका एक जो अच्छा पॉइंट ये है कि हमें इस रीज़न में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं।
तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल है हमारा वॉश से रिलेटेड। यहाँ पर जो वॉश है ये धुलने वाला वॉश नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वॉश बुलाते हैं। ठीक, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, याद रखिएगा इस चीज़ को, आगे मैं वॉश ही बुलाऊंगा। तो ये जो वॉश है ना, दिन पर दिन जो इसके प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस कोविड एरा में देखने को मिला कि काफ़ी बढ़ोतरी आई। गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा किया। कितना खर्चा किया? देखो, बहुत किया है। अप्रॉक्सीमेशन में बोला जाता है कि $625 मिलियन के आसपास में इंडियन गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, इसे चेंजेस देखने को मिले। और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इन्होंने बोला देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वॉश के कमी से ये जो हाइजीन इश्यूज आते हैं, इससे जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उसमें हर साल लगभग 8.27 लाख डेथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं धुलते होंगे, कुछ प्रॉपर हाइजीन या सैनिटेशन मेंटेन नहीं करते हैं उस तरीके से। सोचो कितना बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी बात इन्होंने बोली है कि देखो, ये जो $625 मिलियन यहाँ खर्च हुए हैं ना, ये खराब बात नहीं है। WHO का मानना है कि ये जो $1 हम वॉश इनिशिएटिव्स में खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे $5.5 को सेव भी करता है। कैसे? ये फिर जो हमारा हेल्थ कॉस्ट आता है ना, बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में, उसको कम कर देता है। हमारा जो प्री मेच्योर डेथ्स होते हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। जो ओवरऑल हमारा मेडिकल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी तो पता होगा कि हमारा जो सस्टेनेबल गोल है ना, जिसके अंदर हम लोग वाटर सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, कौन सा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, वो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और हमें इसको 2030 तक पाना भी है। तो उन सभी चीज़ों के लिए ये एक अच्छा स्टेप रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर अच्छा एक और आर्टिकल है जो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पर इनका यहाँ पर ये कहना है कि देखो, जो अंटार्कटिक ओशियन है उसके नीचे ना बहुत सारे लेक्स हैं। तो यहाँ पर जो हैबिटेट्स मिलते हैं, क्या ये आराम से रहते हैं, या फिर जो इनका जो रियल रीज़न है इसके पीछे रहने का, वो आराम से ये लोग रह सकते हैं क्या? मतलब सिंपल सा इनका क्वेश्चन जो यहाँ पर इन्होंने पूछा था, वो ये पूछा है कि हाउ हॉस्पिटेबल आर लेक्स आइसोलेटेड बीनीथ अंटार्कटिक आइस। मतलब अंटार्कटिक आइस के नीचे जो ये लेक्स आइसोलेटेड हैं वो कितना हॉस्पिटेबल है, मतलब यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या आराम से रह पाते हैं। तो इसका आंसर हमेशा यस में ही आता है, आपको भी पता है। तो बिल्कुल रह पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न इन्होंने ये बताया है कि देखो, भले ही सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती हो वहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो पूरा बर्फ़ से ढका होगा, इसके नीचे ना कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिससे, जो कि ये जो लेक्स होते हैं ना, इनका बेड होगा, मान लो बेड मतलब कि सबसे निचला तल, वहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। इन सेडिमेंट्स का जो भी केमिकल्स होता है उससे ये लोग खाना बना के एकदम खुशी से जीते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना कम भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो तो हीटेड है, और वहाँ से कुछ हीट ऊपर पहुँच जाती है इनके पास। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और इन्होंने बोला कि जियोथर्मल्स होते हैं। जियोथर्मल्स मतलब वही हीट ऊपर पहुँचाना। आपको भी पता है कि वार्म एयर हो या वार्म वाटर हो, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है ना। तो ये बोल रहे थे कि ये जो इसके बेड पर सेडिमेंट्स हैं ना, वो धीरे धीरे ऊपर वाटर में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जितने भी माइक्रोबियल्स होते हैं यहाँ पर, वो आराम से ज़िंदगी जीते हैं अपना, और खूब बढ़िया से फलते फूलते हैं ये लोग। तो ये आपको बिल्कुल अचंभा नहीं होना चाहिए कि अगर सूरज की रोशनी नहीं भी पहुँच रही है तो क्या माइक्रोबियल हैबिटेशन वहाँ पर पॉसिबल है या फिर हॉस्पिटेबल है कि नहीं। तो बेशक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो परसिवरेंस, आप सब ने भी सुना होगा न्यूज़ में, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि इसने मार्स की सतह पर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है अपनी। तो इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। We are starting the straighten up and fly right maneuver in preparation for parachute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Skycrane maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
like we're getting the first image. ये आवाज़ जो आपने सुनी ये है स्वाति मोहन की आवाज़, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नासा के ये जो लैंड रोवर मार्स पर उतारने की बात की थी, उन्होंने सक्सेसफुल इंडिकेशन भी दिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट या फिर ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2020 में परसीवरेंस रोवर, जो कि एक रोबोट है जिसको हम लोग सुपर कैम के नाम से भी जान रहे हैं, उसने सक्सेसफुली लैंड किया है मार्स के सतह पर। बेसिक मकसद इसका मिनरलॉजी से है, मतलब कि ये रॉक्स के ऊपर स्टडी करना चाहता है, उसको उठा के वापस भी लेके आएगा ये अर्थ तक। तो एक बड़ा मिशन है। यहाँ पर जो सुपर कैम की हम बात कर रहे थे, सुपर कैम के अंदर कुछ इनबिल्ट बहुत यूनिक लेज़र्स हैं जो कि रिमोटली अपने सरफेस डस्ट को क्लियर करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर ये टारगेट एक्वायर करते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये सबसे पहले इस पूरे टोपोग्राफी की इमेज बनाई इसने कि देखो यहाँ पर तो थोड़ा अलग तरीके का, हम यहाँ पर अगर उतरते हैं तो गिर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं इधर और फिर यहाँ पर लैंड करते हैं। यहाँ की ज़मीन बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरीके से इतनी समझ वाला ये रोबोट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रॉक्स के ऊपर स्टडी करेगा, छोटे से छोटे रॉक टेक्सचर्स और उनके केमिकल्स को ये कलेक्ट करते हुए हमारे अर्थ पर ये इमेजेस भेज रहा है। सॉइल का क्या टाइप है, बेसिक मकसद जो है ना वो हमें पढ़ने की बात आती है कि सबसे पहला मार्शियन का जो वेदर है वो कितना हैबिटेबल है इंसान के रहने के लिए। आप सबको पता है कि देखो ये जो मार्स है ये हमारा सन से 4th प्लैनेट है और 2nd स्मॉलेस्ट है, मतलब कि सबसे छोटा तो मरकरी है, उसके बाद मार्स आता है और ऐसा बोलते हैं कि ये मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट है अर्थ के बाद। तो इसीलिए इस पर खूब सारे मिशंस जाते हैं। आप अभी भी अगर इसका रियल इमेज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो आपको लगता नहीं है, आपको लगता है कि अच्छा हो सकता है कि कुछ अपने अर्थ का ही रीज़न हो जहाँ रेगिस्तान हो और इस तरीके से, तो आपको देख के लगता ही नहीं है कि कोई दूसरा प्लैनेट है ना। तो वहाँ से रियल इमेजेस मिल रही हैं, कलर्ड इमेजेस मिल रही हैं, नए नए कैमरास की बात हो रही हैं। तो वहाँ से हम लोग खूब सारी इमेजेस को लेके और हम लोग सैम्पल्स कलेक्ट करके जब वापस यहाँ पर आएंगे तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओरिजिन, यहाँ पर जो प्लानिटरी ओरिजिन है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर होगा। इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्योंकि हम तो अभी तक अर्थ तक ही पहुँचे हैं और यहीं के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जाके कुछ मान लीजिए रॉक्स कलेक्ट करते हैं। अब दूसरे प्लानिटरी मिशन से हम लोग खूब सारे ऐसे मटेरियल्स लेके आएंगे तो फ़ायदेमंद है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर मार्शियन डस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इंसानों के लिए कौन से खतरनाक हो सकते हैं, इन सब के बारे में ये जानकारी लेगा। ये भी बताएगा कि वाटर आइस यहाँ पर है कि नहीं और डस्ट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसके पास, सैंपल रॉक सैंपल कलेक्ट करने की क्षमता है। यहाँ पर एक जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नासा के द्वारा ही, मतलब नासा के अंदर का ही एक ये फेडरली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी हद तक इसको डेवलप करने में मदद किया था। इस मिशन के बारे में बात करें तो ये नासा का मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। यहाँ पर 2020 परसिवरेंस मार्स मिशन हमेशा मून टू मार्स एक्सप्लोरेशन को और आगे लेके जाता है। इनका पूरा ये मानना है कि अभी तो रोबोट भेज रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ये इंसानों को भी भेजना चाहते हैं मार्स पर, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले ये लोग मून पर जाएंगे और फिर मून से ये लोग निकलेंगे मार्स के लिए। तो ऐसा कुछ बड़ा प्लान इनके दिमाग में है, उसका एक छोटा सा अभी बस इन्होंने शुरुआत किया है और सक्सेसफुली ये पूरा ट्रायल रहा भी। यहाँ पर परसिवरेंस मिशन के अंदर एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च की बात की जाती है, मतलब कि हमारा जो पुराने टाइम पर माइक्रोबियल लाइफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो हमारे यहाँ पर लाइफ ओरिजिन की बात होती है ना वो एक्चुअल में मार्स से आया है। ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, कुछ प्रूफ्स उन्होंने दिए हैं इस चीज़ के। तो मार्शियन रॉक के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहाँ पर आइस या फिर वाटर का होना ना होना उसके बारे में भी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अगर हम कलेक्ट करके चलते हैं तो भी हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि इस छोटे से डिस्कशन से आपको काफ़ी चीज़ें समझने और जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।